नाश्ता। यह स्मरण किया जाएगा कि काउंट भोजन के विषय में संयमी अतिथि थे। अल्बर्ट ने यह बात कही, साथ ही इस आशंका को भी व्यक्त किया कि पेरिस का जीवन कम से कम अपने सबसे कम आध्यात्मिक, परंतु साथ ही सबसे आवश्यक पक्ष में आरंभ से ही यात्री को अप्रिय न लग जाए। मेरे प्रिय काउंट, उसने कहा, आप मुझे एक चिंता में डूबा हुआ देखते हैं, और वह यह है कि कहीं हेल्दर मार्ग की रसोई आपको प्याजा दी स्पानिया की रसोई जितनी प्रिय न लगे। मुझे आपके स्वाद के विषय में पूछ लेना चाहिए था और उसी के अनुरूप कुछ व्यंजन तैयार करवाने चाहिए थे। यदि आप मुझे अधिक जानते, काउंट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो आप उस प्रकार की चिंता न करते जो उस यात्री के लिए लगभग अपमानजनक है, जिसने क्रमशः नेपल्स में मैक्रोनी, मिलान में पोलेंटा, वलेंसिया में ओया पोद्रिदा, कॉन्स्टेंटिनोपल में पिलाफ, भारत में करी और चीन में पक्षियों के घोंसले खाए हों। मेरे जैसे विश्व नागरिक के लिए कोई अलग रसोई नहीं होती। मैं हर जगह सब कुछ खाता हूँ, पर थोड़ा। और आज जब आप मुझे मेरे संयम के लिए उलाहना दे रहे हैं, तब वास्तव में मैं अपनी भूख को तुष्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या? कल सुबह से नहीं? अतिथियों ने एक साथ कहा। आपने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया? नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया। मुझे एक चक्कर काटना पड़ा और नेपल्स के पास कुछ जानकारी लेनी पड़ी। इससे मुझे थोड़ा विलंब हुआ और मैं रुकना नहीं चाहता था। तो क्या आपने अपनी गाड़ी में भोजन नहीं किया? मोरसेल्फ ने पूछा। नहीं, मैं सो गया, काउंट ने कहा। जैसा कि मुझे तब आदत है, जब मैं ऊब जाता हूँ, पर स्वयं को मनोरंजन देने की शक्ति नहीं रखता, या जब मुझे भूख लगती है, पर खाने की इच्छा नहीं होती। तो क्या आप नींद को नियंत्रित कर सकते हैं? मोरेल ने पूछा। कमोबेश। क्या इसके लिए आपके पास कोई नुस्खा है? एक अचूक। वह तो हमारे जैसे अफ्रीकियों के लिए अमूल्य होगा, मोरेल ने कहा, जिनके पास हमेशा खाने को कुछ नहीं होता और प्रायः पीने को भी कुछ नहीं होता। हाँ, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। दुर्भाग्यवश मेरी यह तैयारी, जो मेरे जैसे उस व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट है, जो अत्यंत असाधारण जीवन जीता है, किसी सेना को दी जाए तो बहुत खतरनाक सिद्ध होगी, क्योंकि वह आवश्यकता पड़ने पर जाग ही नहीं पाएगी। क्या हम वह नुस्खा जान सकते हैं? देब्राइन ने पूछा। निस्संदेह, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह उत्कृष्ट अफीम का मिश्रण है, जिसे मैं स्वयं कैंटन से लाया था, ताकि मुझे उसके शुद्ध होने का निश्चय रहे, और पूर्व से प्राप्त सर्वोत्तम हशीश, अर्थात वह जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच से आता है। इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर गोलियां बना ली जाती हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता है। परिणाम 10 मिनट के भीतर सामने आ जाता है। बैरन फ्रांस देपिनाई से पूछिए। मेरा विचार है कि उसने इसे एक बार आजमाया था। हाँ, मोरसेल्फ ने कहा। उसने इसका उल्लेख मुझसे किया था, और उस अवसर की उसकी स्मृति बहुत सुखद है। और क्या आप यह दवा सदा अपने साथ रखते हैं? पोषण ने पूछा, जो एक पत्रकार होने के कारण अत्यंत अविश्वासी था। सदा, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। क्या आपसे यह पूछना असावधानी होगी कि आप हमें ये बहुमूल्य गोलियां दिखाएं? बोशा ने आगे कहा, ये आशा करते हुए कि वह अजनबी को पकड़ सके। बिल्कुल नहीं, काउंट ने कहा, और उसने अपनी जेब से एक अद्भुत डिब्बा निकाला, जो एक ही पन्ने से बना था और सोने के पेंच से बंद था। पेंच ढीला करते ही मटर के दाने के आकार की एक छोटी हरित सी गोली दिखाई दी, जिसमें तीखी और व्याप्त गंध थी। ऐसी ही 4-5 और गोलियां उस पन्ने के भीतर थीं, जो संभवतः 1 दर्जन तक समा सकती थीं। यह डिब्बा मेज के चारों ओर घुमाया गया, पर अधिक इस कारण से कि उस भव्य पन्ने को देखा जा सके, न कि उन गोलियों को सूंघने या परखने के लिए,
जिन्हें अतिथि एक दूसरे को सौंपते जा रहे थे। क्या ये स्वादिष्ट वस्तु आपका रसोइया तैयार करता है? बोशान ने पूछा। नहीं, काउंट ने कहा। मैं अपने वास्तविक सुखों को अयोग्य हाथों में नहीं सौंपता। मैं स्वयं पर्याप्त रसायनज्ञ हूं कि इन गोलियों को तो तैयार कर सकूं। यह एक अद्भुत पन्ना है और अब तक देखा गया सबसे बड़ा, शातो रेनो ने कहा। यद्यपि मेरी माता के पास भी कुछ अत्यंत उल्लेखनीय पारिवारिक आभूषण हैं। मेरे पास ऐसे 3 थे, मोंटे क्रिस्तो ने आगे कहा। एक मैंने सुल्तान को दिया, जिसने उसे अपनी तलवार पर जड़वाया। दूसरा मैंने हमारे परम पवित्र पिता पोप को दिया, जिन्होंने उसे अपनी ताजपोशी में उस पन्ने के सामने जड़वाया, जो लगभग वैसा ही था, यद्यपि इतना सुंदर नहीं, और जिसे उनके पूर्ववर्ती पायस सप्तम को सम्राट नेपोलियन ने दिया था। तीसरा मैंने अपने लिए रखा और उसे खोखला करवा दिया, जिससे उसका मूल्य आधा रह गया, पर वह उस उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हो गया जो मैं उससे लेना चाहता था। सब लोग विस्मय से मोंटे क्रिस्तो को देखने लगे। वह इतनी स्वाभाविकता से बोल रहा था कि यह स्पष्ट नहीं था कि वह सत्य कह रहा है या पागल है। पर वह पन्ना, जो अब भी उसके हाथ में था, स्वाभाविक रूप से पहले अनुमान की ओर झुका देता था। और उन दोनों शासकों ने इस अद्भुत उपहार के बदले आपको क्या दिया? देब्राई ने पूछा। सुल्तान ने मुझे एक स्त्री की स्वतंत्रता दी, काउंट ने उत्तर दिया, और परम पवित्र पिता ने एक मनुष्य का जीवन। इस प्रकार अपने जीवन में एक बार मैं उतना ही शक्तिशाली था मानो ईश्वर ने मुझे किसी सिंहासन की सीढ़ियों पर जन्म लेने दिया हो। वह पेपिनो ही था जिसे आपने मुक्त किया, है ना? मोरसेर्फ चिल्ला उठा। वही तो था जिसे आपकी क्षमा का लाभ मिला। संभव है, मोंटे क्रिस्तो ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह सुनकर मुझे कितना आनंद हुआ, मोरसेर्फ ने कहा। मैं पहले ही अपने मित्रों से कह चुका था कि आप एक अद्भुत प्राणी हैं। हजार और एक रातों के किसी जादूगर या मध्ययुगीन किसी तांत्रिक की भांति। पर पेरिसी लोग ऐसे हैं कि उनके मन इतने विरोधाभासों के अभ्यस्त हैं कि यदि कोई निर्विवाद सत्य उनके दैनिक जीवन की परिस्थितियों से पूरी तरह मेल न खाए तो वे उसे कल्पना मात्र समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, देब्रय यहाँ पढ़ता है और बोशां छापता है कि जॉकी क्लब का कोई देर से लौटने वाला सदस्य बुलेवार्डों पर रोक लिया गया और लूट लिया गया, कि आर्यू सैंदनी या फॉबुर्ग सैन जर्मेन में 4 लोगों की हत्या हो गई, और कि 10, 15 या 20 चोर बुलेवार्ड द्यूताम्पल के किसी कैफे या जुलियन के स्नानागार में गिरफ्तार कर लिए गए, और फिर भी वे मारेम्मा, रोमन कैंपानिया या पोंटीन दलदलों में डाकुओं के अस्तित्व को नकार देते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, स्वयं उन्हें बताइए कि मुझे उन डाकुओं ने कैसे पकड़ा था, और कि आपकी उदार हस्तक्षेप के बिना मैं आज सेंट सेबेस्टियन की कैटाकॉम्ब्स में अपने शाश्वत पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा होता, न कि हेल्दर मार्ग के इस तुच्छ से घर में उन्हें भोजन करा रहा होता। मोंटे क्रिस्तो ने कहा। आपने मुझसे वचन लिया था कि उस छोटी सी बात का कभी उल्लेख नहीं करेंगे। मैं नहीं, मोरसेर्फ चिल्ला उठा। वह किसी और से कहा गया होगा, जिसके लिए आपने वही सेवा की होगी और जिसे आप मुझसे भ्रमित कर रहे हैं। इसके विपरीत मैं आपसे विनती करता हूं कि हम उसी विषय पर बात करें, क्योंकि यदि आप इस प्रसंग की परिस्थितियों के विषय में बोलने का निश्चय करते हैं, तो संभव है कि आप न केवल मुझे वह थोड़ा-सा फिर से बताएँ, जो मैं जानता हूँ, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी बताएँ, जो मैं नहीं जानता। काउंट मुस्कुराया। मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में आपने इतना बड़ा भाग निभाया था कि जो हुआ, उसे आप उतना ही जानते हैं, जितना मैं। क्या आप मुझसे यह वचन देंगे? मोरसेर्फ ने कहा, कि यदि मैं आपको वह सब बता दूं, जो मैं जानता हूं, तो आप बदले में मुझे वह सब बताएंगे, जो मैं नहीं जानता? पूरी तरह न्याय संगत, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया।
तो फिर मोरसेर्फ आगे बोला, भले ही इससे मेरी आत्ममुग्धता को आघात पहुंचे, 3 दिनों तक मैं स्वयं को एक नकाबपोश महिला की चौंचलों का लक्ष्य समझता रहा, जिसे मैं टुल्लिया या पॉपेया की किसी वंशजा के रूप में देख रहा था, जबकि वास्तव में मैं पूरी तरह और सरलता से एक कोंतादिना की उत्तेजक चालों का शिकार था। और ध्यान दीजिए कि मैं उसे किसान स्त्री कहने से बचने के लिए कोंतादिना कह रहा हूं। इतना ही नहीं, अपनी सरलता में और उस व्यक्ति से भी अधिक सरल, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, मैंने उसी किसान लड़की के स्थान पर 15 या 16 वर्ष के एक युवा डाकू को समझ लिया, दाढ़ी रहित, पतली कमर वाला, जिसने ठीक उसी क्षण जब मैं उसके पवित्र कंधे पर एक चुंबन रखने का साहस करने ही वाला था, मेरी गर्दन पर पिस्तौल रख दी और 7 या 8 साथियों की सहायता से मुझे, या घसीटते हुए, संत सेबास्टियन की कैटाकॉम्स की गहराइयों में ले गया। वहां मेरी भेंट एक अत्यंत सुसंस्कृत डाकू प्रधान से हुई, जो, ईश्वर की कसम, सीजर की टिप्पणियां पढ़ रहा था, पर जिसने अपना पठन रोककर मुझे यह बताने की कृपा की कि यदि अगले दिन सुबह 6 बजे तक मैंने उसके कोष में 4,000 एक्यू न डाले, तो उसी दिन 6:15 बजे मैं बहुत सरलता से अस्तित्वहीन हो जाऊंगा। इसका प्रमाण एक पत्र है जो फ्रांस के पास है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, और अंत में लुईजी वाम्पा का एक पश्चलेख। यदि आप मेरी बात पर संदेह करें, तो मैं फ्रांस को लिख सकता हूँ, जो हस्ताक्षरों की पुष्टि कर देगा। इतना ही मैं जानता हूँ। अब जो मैं नहीं जानता, वह यह है कि आप, काउंट, ने इन रोमन डाकुओं में, जो और किसी बात का सम्मान नहीं करते, इतना आदर कैसे उत्पन्न कर दिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि फ्रांस और मैं दोनों ही पूर्णतः विस्मय से भर गए थे। इससे सरल कुछ भी नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। मैं उस प्रसिद्ध वाम्पा को 10 वर्षों से अधिक समय से जानता था। एक दिन, जब वह बहुत छोटा था और अभी चरवाहा ही था, उसने मुझे मार्ग दिखाया, और बदले में मैंने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए, ताकि वह स्वयं को मेरा आर्नी न समझे। उसने मुझे प्रत्युत्तर में एक कटार दी, जिसे उसने स्वयं तराशा था, और जिसे आपने अवश्य ही मेरे हथियार संग्रह में देखा होगा। बाद में, या तो इस छोटे से उपहार विनिमय को भूल जाने के कारण, या मुझे न पहचान पाने के कारण, उसने मुझे पकड़ने का प्रयास किया, पर मैंने स्थिति पलट दी और उसे स्वयं उसके दर्जन भर साथियों सहित बंदी बना लिया। मैं उसे रोम के न्याय के हवाले कर सकता था, जो शीघ्र है, और उसके मामले में और भी शीघ्र होता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत, मैंने उसे और उसके साथियों को मुक्त कर दिया, इस शर्त पर कि वे फिर पाप न करें। पत्रकार ने हंसते हुए कहा। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने वचन का इतनी निष्ठा से पालन किया। नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया, केवल इस सरल शर्त पर कि वे सदा मेरा और मेरे लोगों का सम्मान करेंगे। संभव है कि जो मैं अब कहने जा रहा हूं, वह आप जैसे समाजवादियों, प्रगतिवादियों और मानवतावादियों को विचित्र लगे, पर मैं कभी अपने पड़ोसी की चिंता नहीं करता। मैं उस समाज की रक्षा का प्रयास नहीं करता जो मेरी रक्षा नहीं करता। और सच तो यह है कि जो प्रायः मुझे हानि पहुंचाने के अतिरिक्त मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। चूंकि मैं उसे तुच्छ समझता हूं और उसके प्रति तटस्थ रहता हूं, मेरा विश्वास है कि समाज और मेरा पड़ोसी मुझ पर आरिणी है। अंततः शातोरेनो चिल्ला उठा, यह पहला साहसी व्यक्ति है जिसे मैंने खुलकर और बिना लज्जा के स्वार्थ का उपदेश देते सुना है। यह उत्कृष्ट है। शाबाश। कम से कम यह ईमानदार तो है, मुरेल ने कहा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि काउंट ने कम से कम एक बार तो उन सिद्धांतों के विपरीत आचरण किया होगा, जिन्हें उन्होंने अभी इतनी दृढ़ता से हमारे सामने रखा है। मैंने उन सिद्धांतों के विपरीत कब आचरण किया? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा, जो बीच बीच में मैक्सिमिलियन की ओर इतनी गहन दृष्टि से देख रहा था कि वह साहसी युवक पहले ही उस स्पष्ट और भेदक निगाह के सामने अपनी आंखें झुका चुका था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुरेल ने कहा, कि मोरसेर्फ को मुक्त करके, जो आपके लिए पूर्णतः अपरिचित था,
आपने अपने पड़ोसी और समाज दोनों की सेवा की, जिसका वह सबसे सुंदर अलंकरण है, बोशा ने गंभीर स्वर में कहा और एक ही घूंट में शैंपेन का गिलास खाली कर दिया। काउंट, मोरसेफ चिल्ला उठा, आप यहाँ तर्क के जाल में फंस गए हैं। आप, जिनके पास उन सबसे कठोर रूप से तार्किक मस्तिष्कों में से एक है, जिनसे मैं कभी मिला हूं। और आप देखेंगे कि अब जो बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होने जा रही है, वह ये है कि आप स्वार्थी नहीं, बल्कि इसके विपरीत एक परोपकारी हैं। आह काउंट, आप स्वयं को एक पूर्वीय, एक लेवांती, एक मलय, एक भारतीय, एक चीनी, एक जंगली कहते हैं। आप मोंटे क्रिस्तो को अपना कुल नाम और सिंदबाद नाविक को अपना ईसाई नाम बताते हैं। और फिर भी देखिए, जिस दिन आप पेरिस में पाँव रखते हैं, उसी दिन आप हम सन की पेरिसियों का सबसे उत्तम और सबसे बुरा गुण सहज रूप से अपना लेते हैं। और वह यह कि जिन दोषों को आपके भीतर नहीं है, उन्हें आप अपने ऊपर थोप लेते हैं। और जिन गुणों को आप वास्तव में रखते हैं, उन्हें छिपा लेते हैं। मेरे प्रिय विकौंत, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, जो कुछ मैंने कहा या किया है, उसमें ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो उस कथित प्रशंसा का अधिकारी हो जो आपने और इन सज्जनों ने अभी मुझे दी है। आप मेरे लिए अपरिचित नहीं थे, मैं आपको जानता था, क्योंकि मैंने आपको अपने 2 कक्ष दे दिए थे। मैंने आपको भोजन कराया था, मैंने आपको अपनी गाड़ियों में से एक उधार दी थी। हम कोर्सों में साथ-साथ मुखौटों को गुजरते देखते रहे थे। और पियाज़ा देल पोपोलो की एक खिड़की से हमने वह फांसी देखी थी, जिसका आप पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि आप लगभग बीमार ही पड़ गए थे। मैं इन सभी सज्जनों से पूछता हूँ, क्या मैं अपने अतिथि को उन भयानक डाकुओं के हाथों छोड़ सकता था, जैसा कि आप उन्हें कहते हैं? इसके अतिरिक्त, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बचाने में मेरा एक व्यक्तिगत हित भी था, और वह यह कि जब मैं फ्रांस आऊँ, तो आप मुझे पेरिस के सभ्य समाज में प्रवेश दिलाएँ। उस समय आप उस उद्देश्य को केवल एक धुंधली और क्षणिक योजना समझते रहे होंगे। पर आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह पूरी तरह वास्तविक है, और आपको या तो उसे स्वीकार करना होगा या अपना वचन तोड़ना होगा। मैं उसे निभाऊंगा, मोरसेल्फ ने कहा। पर मुझे भय है, मेरे प्रिय काउंट, कि आप बहुत निराश होंगे। आप जो पर्वतीय प्रदेशों, चित्रमय घटनाओं और अद्भुत क्षितिजों के अभ्यस्त हैं, यहाँ आपको उस प्रकार का रत्ती भर भी रोमांच नहीं मिलेगा, जिसकी आदत आपके साहसिक जीवन ने आपको डाल दी है। हमारा चिम्बोराजो मोमार्त्र है, हमारे हिमालयमो वालेरियाओं हैं, और हमारा महान मरुस्थल प्लेन द ग्रेनेल। और वहाँ भी वे एक आर्टिजियन कुआं खोद रहे हैं ताकि कारवाओं को पानी मिल सके। हमारे यहाँ चोर हैं, सच है, और काफ़ी हैं भी, यद्यपि लोग जितना कहते हैं उतने नहीं। पर ये चोर सबसे तुच्छ सिपाही की मुखबिरी से अनंत गुना अधिक डरते हैं, जितना वे राज्य के सबसे बड़े पीर से। अंततः फ्रांस इतना नीरस देश है और पेरिस इतना अधिक सभ्य नगर कि हमारे 85 विभागों में, मैं 85 कहता हूँ क्योंकि मैं कोर्सिका को फ्रांस का भाग नहीं मानता, इन 85 विभागों में आपको एक भी ऐसा छोटा पहाड़ नहीं मिलेगा जिस पर टेलीग्राफ न लगा हो, न ही ऐसी कोई गुफा जिसके भीतर थोड़ी सी भी कालिमा शेष हो, और जहाँ किसी पुलिस आयुक्त ने गैस लैंप न लगा दिया हो। इसलिए मेरे प्रिय काउंट, आपके लिए मैं केवल एक ही सेवा कर सकता हूँ, और मैं पूरी तरह आपके अधीन हूँ। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपको हर जगह परिचित कराऊंगा या अपने मित्रों से कराऊंगा। वैसे भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका नाम, आपकी संपत्ति और आपकी बुद्धि। मोंटे क्रिस्तो ने हल्की सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ झुककर अभिवादन किया। आपको बिना किसी परिचय के कहीं भी स्वयं प्रस्तुत होने और वहां स्वागत पाने के लिए पर्याप्त होंगे। वास्तव में केवल एक ही प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। यदि पेरिसी जीवन और उसकी सुविधाओं का मेरा अनुभव या बाजार से मेरी परिचितता आपको उपयोगी लगे, तो मैं आपके लिए उपयुक्त निवास ढूंढने को पूर्णतः तत्पर हूँ। मैं आपको अपने यहाँ ठहरने का प्रस्ताव देने का साहस नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने रोम में किया था। मैं जो अहंकार का उपदेश नहीं देता, पर पूर्णतः अहंकारी हूँ।
क्योंकि यहाँ मेरे अतिरिक्त किसी की भी छाया के लिए स्थान नहीं है, सिवाय किसी स्त्री की छाया के। आह! यह तो एक अत्यंत वैवाहिक अपवाद है, काउंट ने कहा। और वास्तव में आपने रोम में मुझसे प्रस्तावित विवाह के विषय में कुछ कहा था। क्या मुझे आपके भावी सुख के लिए आपको बधाई देनी चाहिए? विषय विचाराधीन है, मोरसेल्फ ने कहा। जिसका अर्थ है शायद, देब्राई ने कहा। कदापि नहीं, मोरसेल्फ ने उत्तर दिया। मेरे पिता इसके लिए अत्यंत इच्छुक हैं और मुझे शीघ्र ही आपको, यदि मेरी पत्नी से नहीं, तो कम से कम मेरी मंगेतर से परिचित कराने की आशा है। यूजनी डैंगलार्स। यूजनी डैंगलार्स, काउंट ने विस्मय से कहा। एक क्षण, क्या उसके पिता बैरन डैंगलार्स नहीं हैं? हाँ, मोरसेल्फ ने कहा, पर हाल ही में बनाए गए बैरन। इससे क्या अंतर पड़ता है? मोंटे क्रिस्तो ने कहा। यदि उसने राज्य के लिए कोई ऐसी सेवा की हो जो उस सम्मान की अधिकारी थी। निश्चय ही की, बोशान ने कहा। यद्यपि स्वभाव से उदारवादी था, उसने 1829 में राजा शार्ल दशम के लिए 6 मिलियन फ्रांक का ऋण व्यवस्थित किया, जिन्होंने उसे बैरन बनाया और लीजन ऑफ ऑनर का नाइट भी, अर्थात वह रिबन पहनता है, जैसा कि आप सोच सकते हैं, कमरकोट के बटन होल में नहीं, बल्कि सीधे अपने कोट पर। मोरसेल्फ हंस पड़ा। आओ बोशां, मेरे प्रिय, यह सब ले कॉर्सैर और ले शारीवारी के लिए बचा कर रखो, पर कम से कम मेरे सामने मेरे भावी ससुर को बख्श दो। फिर वह मोंटे क्रिस्तो की ओर मुड़ा। पर आपने अभी उनका उल्लेख ऐसे किया मानो आप उन्हें जानते हो। मैं नहीं जानता, मोंटे क्रिस्तो ने लापरवाही से कहा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही उनसे परिचय हो जाएगा, क्योंकि लंदन की रिचर्ड और ब्लाउंट, वियना की आर्नस्टाइन और एस्केलेस तथा रोम की थॉमसन और फ्रेंच फर्मों ने मेरे नाम पर वहां आरण सीमा खोल रखी है। अंतिम दो नाम लेते समय मोंटे क्रिस्तो ने आंख के कोने से मैक्सिमिलियन मोरेल की ओर देखा। संभव है वह युवक पर कोई प्रभाव उत्पन्न करना चाहता हो, और यदि ऐसा था तो वह निराश नहीं हुआ। मैक्सिमिलियन ऐसे सिहर उठा मानो उसे विद्युत का झटका लगा हो। थॉमसन और फ्रेंच, उसने पूछा, क्या आप उस फर्म को जानते हैं? वे शाश्वत नगर में मेरे बैंकर हैं, काउंट ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या उनके विषय में मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? काउंट, संभव है आप हमें एक ऐसी समस्या सुलझाने में सहायता करें जो अब तक असुलझी रही है। उस फर्म ने कभी हमारे घराने के लिए एक महान उपकार किया था, और फिर भी न जाने क्यों वह सदा उसका खंडन करती रही है। मैं इसकी जांच करूंगा, काउंट ने झुककर कहा। पर डांगलार्स का विषय हमें बहुत दूर ले आया है, मोरसेल्फ ने कहा, उस कार्य से जिसके लिए हमें यहाँ विचार करना था, अर्थात मोंटे क्रिस्तो के काउंट के लिए उपयुक्त निवास ढूंढना। आइए सज्जनों, अपने अपने मस्तिष्क लगाएं। हम इस नवनगरागत अतिथि को हमारी महान नगरी में कहाँ ठहराएं? फोबुर्ग सेंट जर्मेन में, शातोरेनो ने कहा। वहां काउंट को एक आकर्षक एकांत निजी भवन मिलेगा। अरे, देब्राई ने कहा, शातोरेनो, तुम्हें अपने उस उदास और नीरस फबूर्ग सैन जर्मेन के सिवा कुछ नहीं सूझता। उनकी बात मत सुनिए, काउंट। शौसे दांताओं में जाइए, वही पेरिस का वास्तविक केंद्र है। बुलेवार्ड द लोपेरा, बोशन ने कहा। पहली मंजिल पर बालकनी वाला एक अपार्टमेंट, वहां काउंट अपने चांदी के धागों से खड़े गद्दे मंगवा सकता है, और जब वह अपना चिबूक पीता या अपनी गोलियां निगलता होगा तो पूरी नगरी को अपनी आंखों के सामने से गुजरते देख सकेगा। मोरेल, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव नहीं है? शातोरेनो ने पूछा। क्या तुम्हें कोई विचार नहीं सूझता? हाँ, निश्चय ही, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मैं यह देखने की प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या काउंट को अभी अभी दिए गए किसी सुंदर प्रस्ताव ने आकर्षित किया है। अब चूंकि उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो मैं साहस करके उन्हें पोमपादुर शैली के एक मनोहर छोटे से घर में
एक अपार्टमेंट की पेशकश कर सकता हूँ, जिसे मेरी बहन पिछले 1 वर्ष से रिउ मेस्ले में किराए पर लिए हुए है। क्या तुम्हारी कोई बहन है? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। हाँ, काउंट, अत्यंत उत्तम बहन। विवाहित? पिछले 9 वर्षों से। क्या वह सुखी है? काउंट ने आगे पूछा। जितना कोई भी मानव प्राणी हो सकता है, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया। उसने उसी पुरुष से विवाह किया जिसे वह प्रेम करती थी, उस पुरुष से जो हमारे दुर्भाग्य के समय भी हमारे प्रति निष्ठावान रहा। इमैनुएल एर्बो। मोंटे क्रिस्तो के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मैं छुट्टी पर रहते हुए वहीं ठहरा हुआ हूँ, मैक्सिमिलियन ने आगे कहा, और उसी बहनोई इमैनुएल के साथ मैं काउंट के लिए किसी भी जानकारी के विषय में पूर्णतः उपलब्ध रहूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। एक क्षण, अल्बर्ट ने कहा, इससे पहले कि मोंटे क्रिस्तो उत्तर दे पाते। सावधान रहो मोरेल, तुम एक यात्री सिंदबाद नाविक को पारिवारिक जीवन के पिंजरे में बंद करना चाह रहे हो। यह व्यक्ति पेरिस देखने आया है और तुम इसे एक कुलपति बनाना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, मोरेल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरी बहन 25 वर्ष की है और मेरे बहनोई 30 के। वे युवा, प्रसन्नचित्त और संतुष्ट हैं। किसी भी स्थिति में काउंट पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। वे अपने मेजबानों से तभी मिलेंगे जब स्वयं नीचे आना चाहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। यदि आप मुझे यह सम्मान दें कि अपनी बहन और अपने बहनोई से मेरा परिचय करा दें, तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त होगा। पर मैंने इन सज्जनों में से किसी के प्रस्ताव को इसीलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही रहने की व्यवस्था कर ली है। क्या? मोरसेफ चिल्ला उठा। आप किसी होटल में ठहरने वाले हैं? वह तो आपके लिए बहुत उदास होगा। क्या मैं रोम में इतनी बुरी तरह ठहरा हुआ था? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। रोम में, मोरसेफ ने कहा, आपने अपने लिए एक अपार्टमेंट सुसज्जित करने में 50,000 प्यास्त्र खर्च किए थे। पर मुझे नहीं लगता कि आप प्रतिदिन इतना खर्च करने को तैयार होंगे। खर्च वह कारण नहीं था जिसने मुझे रोका, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया। पर मैंने निश्चय किया था कि पेरिस में मेरा एक घर होगा, मेरा अपना घर, समझते हैं। मैंने अपने सेवक को मुझसे पहले भेज दिया था और उसने अवश्य ही यह घर खरीद लिया होगा और उसे सुसज्जित भी कर दिया होगा। क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा सेवक है जो पेरिस जानता है? बोशा ने विस्मय से कहा। मेरी ही तरह वह भी पहली बार फ्रांस आया है। वह काला है और बोल नहीं सकता, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया। इस पर सबको आश्चर्य हुआ। तो वह अली ही होगा, अल्बर्ट ने अनुमान लगाया। हाँ, वही अली, मेरा नूबियन, मेरा गूंगा सेवक, जिसे मुझे विश्वास है कि आपने रोम में देखा था। निश्चय ही, मुझे वह भली भांति याद है, मोरसेफ ने कहा। पर आपने पेरिस में अपने लिए घर खरीदने की जिम्मेदारी एक नूबियन को और उसे सुसज्जित करने का काम एक गूंगे व्यक्ति को क्यों सौंपा? बेचारे ने सब कुछ उलटा पुलटा कर दिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। इसके विपरीत, मुझे पूरा विश्वास है कि उसने सब कुछ मेरी रुचि के अनुरूप चुना होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मेरी रुचियां सबके साथ साझा नहीं होती। वह 1 सप्ताह पहले यहाँ पहुंचा था और उसने एक अच्छे शिकार कुत्ते की प्रवृत्तियों के साथ अकेले ही नगर को छान मारा होगा। वह मेरी सनकें, मेरी इच्छाएं, मेरी आवश्यकताएं को जानता है। उसने सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित किया होगा जैसा मैं चाहता हूँ। उसे पता था कि मैं आज 10 बजे पहुंचूंगा और 9 बजे से वह फ़ॉन्टेनब्लो द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मुझे यह कागज़ दिया, जिस पर मेरे नए पते का उल्लेख है। लीजिए, पढ़िए। मोंटे क्रिस्तो ने वह कागज़ अल्बर्ट को दिया, जिसने पढ़ा। नंबर 30, शांज़ेलिज़े। यह तो सचमुच अनोखा है, बोशां अनायास बोल उठा।
और अत्यंत राजसी, शातो रेनो ने जोड़ा। क्या आपको सचमुच अपने घर का पता नहीं? देब्राई ने पूछा। नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। जैसा कि मैंने बताया, मैं हमारा तय समय चूकना नहीं चाहता था। मैंने गाड़ी में ही दाढ़ी बनाई और वस्त्र पहने और सीधे विकॉन्त के द्वार पर उतर गया। युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं समझ पा रहे थे कि मोंटे क्रिस्तो अभिनय कर रहा है या नहीं, पर इस व्यक्ति की हर बात, उसकी विचित्रता के बावजूद, इतनी सरलता से कही जाती थी कि उसे असत्य मानना असंभव था। और फिर वह झूठ क्यों बोले? तो हमें इसी से संतोष करना होगा, बोशान ने कहा, कि हम काउंट को वे सभी छोटी-छोटी सुविधाएं उपलब्ध करा दें जो हम दे सकते हैं। मेरी ओर से एक पत्रकार के रूप में मैं उन्हें पेरिस के सभी थिएटर भेंट करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मोंटे क्रिस्तो ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मेरे बटलर को पहले ही आदेश दे दिया गया है कि वह उनमें से प्रत्येक में मेरे लिए एक-एक बॉक्स किराए पर ले ले। क्या आपका बटलर भी कोई गूंगा नूबियन है? देब्राई ने पूछा। नहीं, काउंट ने कहा, केवल आपके ही देश का एक व्यक्ति, यदि कोर्सिका का निवासी किसी का भी देशवासी कहा जा सकता है। पर आप उसे जानते हैं, मोरसेर्फ। कहीं वही तो नहीं, अच्छे सिग्नोर बर्तुच्चियो, जो खिड़कियां किराए पर लेने में इतने निपुण हैं। वही, आप उनसे मेरे यहाँ उस दिन मिले थे जब मुझे आपको भोजन पर आमंत्रित करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है, कुछ सैनिक, कुछ तस्कर, और संक्षेप में हर उस चीज का थोड़ा सा, जो कोई हो सकता है। मैं यह शपथ नहीं ले सकता कि वह किसी छोटी सी बात, जैसे किसी को छुरा घोंप देना, के कारण कभी पुलिस के झमेले में नहीं पड़ा हो। और आपने इस ईमानदार विश्व नागरिक को अपना बटलर चुन लिया, काउंट, देब्राई ने कहा। वह आपसे हर वर्ष कितना चुरा लेता है? मैं आपको वचन देता हूं, उतना ही जितना कोई और। मुझे पूरा विश्वास है वह ठीक वही है जिसकी मुझे आवश्यकता है। वह कभी अस्वीकार नहीं करता और मैं उसे रखे हुए हूं। तो फिर, शातो रेनो ने कहा, आपका गृहस्थापन पूरा है। शांज एलिजे पर एक हवेली, सेवक, एक बटलर। बस एक ही वस्तु का अभाव है, एक प्रेयसी। अल्बर्ट मुस्कुराया, उस सुंदर यूनानी स्त्री को स्मरण करते हुए जिसे उसने काउंट के बॉक्स में थिएत्रो वाले और अर्जेंटीना में देखा था। मेरे पास उससे भी बेहतर है, मोंटे क्रिस्तो ने उत्तर दिया। मेरे पास एक दासी है। आप अपनी प्रेयसियों को थिएटर द लोपेरा, वॉडेविल और वेरिएते में किराए पर लेते हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टेंटिनोपल में खरीदी। वह अधिक महंगी पड़ी, पर इस विषय में मुझे आगे कोई चिंता नहीं रही। देब्राई हंस पड़ा। आप भूल रहे हैं कि हाँ, जैसा कि राजा शार्ल ने कहा था, हम नाम से भी फ्रैंक्स हैं और स्वभाव से भी। जैसे ही वह फ्रांस की धरती पर पांव रखेगी, आपकी दासी स्वतंत्र हो जाएगी। उसे यह कौन बताएगा? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। अरे, जो भी रास्ते से गुजरे। वह केवल रोमाइक बोलती है। आह, तब बात कुछ और है। तो क्या हम कम से कम उसे देख पाएंगे? बोशा ने पूछा। या एक गूंगे सेवक के अलावा क्या आपके पास नपुंसक भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। मैं अपने प्राच्यवाद को इतनी दूर तक नहीं ले जाता। मेरे आसपास के सभी लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं और आगे उन्हें न मेरी आवश्यकता होगी, न किसी और की। संभवतः इसी कारण वे मुझे छोड़कर नहीं जाते। काफी देर पहले ही वे मिठाई और सिगार तक पहुंच चुके थे। मेरे प्रिय, देवराय ने उठते हुए कहा, 2:30 बज चुके हैं और आपका अतिथि मनोहर है, पर कोई भी संगति उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वह, जिसे छोड़ा जाए, कभी कभी उससे भी बुरी के लिए। मुझे अपने मंत्रालय लौटना होगा। मैं मंत्री से काउंट का उल्लेख करूंगा और हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है। सावधान, मोरसेर्फ ने कहा, अधिक चतुर लोग इस खोज को छोड़ चुके हैं।
हमारे पास गुप्तचर कार्य के लिए 3 मिलियन का बजट है। मानता हूं कि वह प्रायः पहले ही खर्च हो जाता है, पर कोई बात नहीं, इसके लिए 50,000 तो बच ही जाएंगे। और जब तुम्हें पता चल जाए कि वह कौन है, तो मुझे बताओगे? मैं वचन देता हूं। अलविदा, अल्बर्ट। सज्जनों, आपका अत्यंत विनीत सेवक। जाते समय देवराय ने प्रतीक्षा कक्ष में ऊंची आवाज में कहा, मेरी गाड़ी लाओ। बहुत अच्छा, बोशान ने अल्बर्ट से कहा। मैं सदन नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने पाठकों को डैंगलार्स के भाषण से भी बेहतर कुछ दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बोशा, मोरसिर्फ ने कहा। एक शब्द भी नहीं। मुझे उन्हें प्रस्तुत करने और समझाने का श्रेय लेने से वंचित मत कीजिए। क्या वह एक विचित्र व्यक्ति नहीं है? उससे भी बढ़कर, शातो रेनो ने उत्तर दिया। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें से सबसे असाधारणों में एक। मोरेल, क्या तुम चल रहे हो? मुझे बस काउंट को अपना कार्ड दे देना है, जिन्होंने कृपापूर्वक 14 अरियू मेस्ले पर हमसे मिलने का वचन दिया है। आप निश्चिंत रहें कि मैं ऐसा करने में चूकूंगा नहीं, काउंट ने झुककर कहा। और मैक्सिमिलियन, मोरेल बैरन, शातोरेनो के साथ बाहर चला गया, मोंटे क्रिस्टो को मोरसेर्फ के साथ अकेला छोड़ते हुए।